रहमान दिलों के बंधन सीज़न 2 इम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 27। तुमने क्या सोच कर तहरीम के साथ इतना बुरा सलूक रवा रखा? वो जरताज नहीं है, तहरीम शाह है, जिसके सर पर हाथ रखने वाला पूरा ख़ानदान है। मौज़म शाह साजिद की कॉल पर दौड़े चले आए थे। मीर जवार के ड्राइंग रूम में कदम रखते ही बरस पड़े। तहरीम शाह अब मेरी बीवी है और मैं अपने ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त किसी को नहीं देता हूँ, इसलिए मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। आपने मेरी माँ का नाम अपनी ज़बान से लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे जवाब के मुंतज़िर रहिएगा। मीर जवार गुस्सा ज़ब्त करते हुए आहिस्तगी से बोला, चिढ़ तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। जो सच था वही कहा है और सच कड़वा ही होता है। मौज़म शाह ने तमस्खराना कहा था। इनके अंदाज़ पर मीर जवार के सर पर लगी और तलों पर भुजी थी और वो खून का घूंट पीकर रह गया था। वो इन्हें खड़ा छोड़कर उल्टे कदमों लौट गया था। ताया साईं, हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं गुस्से में आ गई और ना जाने क्या उल्टा सीधा कह गई। उन्होंने तो यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा। तहरीम इसके नज़दीक ही खड़ी रही थी। इसका बाजू थाम लिया और घबरा कर बोली, मैं जानता हूँ तुम इसके दबाव में ऐसा कह रही हो, मगर मेरी मौजूदगी में तुम्हें इस शख्स से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम सच बताओ, इसने तुम्हें ये सब कहने के लिए मजबूर किया है? मौज़म शाह मशकूक हुए। मैं सच कह रही हूँ, आपको तो पता है गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। ये थकन की वजह से मुझे डिनर के लिए बाहर नहीं ले जा रहे थे। मैं नाराज़ हो गई और वो बात बनाते हुए दोबारा से मीर जवार की पुश्त को देखती मीर ने अपना बाजू छुड़ाया और सराय से बाहर निकल गया। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। खैर, तुम तैयार हो जाओ, हमें अभी वापस कराची के लिए निकलना है। मौज़म शाह को तहरीम का अंदाज़ सरासर मसनूई लगा था, मगर वो मसलतन खामोश हो गए। तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही पराई हो गई हो। क्या एक बार भी घर की याद नहीं आई, या फिर मीर जवार के साथ किसी को याद करने की फुर्सत ही नहीं मिली? अरवश ने इसे राइस सर्व करते हुए छेड़ा था। मुझे तो बहुत याद आती थी, मगर वो यहाँ आने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। तहरीम ने नज़रें चुराते हुए बात बनाई, वेरी गुड, 1 महीने में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छी बात है, मियाँ बीवी जितनी जल्दी एक दूसरे को समझ लें इतना ही अच्छा होता है। अरवश मुस्कुराते हुए बोली, इतने दिनों में आई हो, कुछ दिन मेरे पास ही रहना। मैं मीर साईं से ख़ुद कह दूँगी कि तुम्हें मेरे पास रहने दें। रानिया मोहब्बत से बोली, मॉम मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, 2-4 दिन में वापस जाना होगा, फिर जल्द ही दोबारा चक्कर लगा लूँगी। तहरीम ने सहूलत से इनकार कर दिया। वो मीर जवार को ज़्यादा अरसे तक तनहा नहीं रहने देना चाहती थी। वो जल्द अज जल्द मीर की ज़िंदगी में पूरे इस्तकात के साथ शामिल होकर नैना को इसके दिल के दिमाग से खुरचना चाहती थी, और ऐसा दूर रहकर मुमकिन नहीं था। चली जाना इतनी भी क्या जल्दी है? और ये तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ़ था? कम से कम माँ को कॉल पर ही याद कर लेती, मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ़ कर दिया। रानिया ने को यकदम ख्याल आया, फ़ोन मैंने ऑफ़ नहीं किया था, एक दिन मेरे हाथ से गिर गया था, फिर ऑन ही नहीं हुआ। मेयर साईं से न्यू फ़ोन के लिए कहा भी था, मगर इनके पास टाइम ही कहाँ होता था। भूल गए होंगे, मंगवा कर भी नहीं दिया। मैंने भी ज़्यादा ज़ोर देना ज़रूरी नहीं समझा। झूठ पर झूठ बोलकर इसकी ज़बान अकड़ी जा रही थी। हाय तहरीम, तुम तो बड़ी फर्मा बरदार बन गई। रानिया की जन्म जन्म की मेहनत बेसूद और जारी की 4 दिनों की संगत रंग ले आई थी। अरवश ने इसका हाथ दबाकर हंसते हुए कहा था। निवाला निगलते हुए तहरीम को फंदा लग गया था। भाभी, मेरी बेटी को तंग मत करे, मैं ना कहती थी सारा लावालीपन यहाँ तक है, ससुराल जाकर समझदार हो जाएगी। मेरी बेटी ने मुझे भतीजे के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। रानिया मुसव्वर सी गोया हुई। वाकई ये तो हम सब ने देख लिया है। अल्लाह इसे खुश और आबाद रखे। मेरी नैन भी खुश, शादी के बाद ऐसे ही समझदारी से घर दारी करे। अल्लाह जाने कब से मैं ये सब अपने घर में हंसता बसता देखूंगी। अरवस यासिया से बोले, इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। नैना के नसीब में भी बहुत अच्छा घर और शौहर होगा। जिस दिन इसके नसीब में लिखा होगा, इस दिन सब कुछ खुद ब खुद तय पा जाएगा। रानिया ने इन्हें तसल्ली दी, जबकि नैना ने जिक्र पर तहरीम के मुंह के जाविये बिगड़ने लगे। वो बेदिली से प्लेट में पड़े राइस चमचे से इधर उधर कर रही थी। हवेली में दोपहर के खाने पर ख़वातीन के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मौसम शाह भी नाश्ते के बाद किसी काम से चले गए थे, जबकि इसने अरवश को कहते सुना था कि ज़ाहिम शाह गाँव में ही है, मगर वो 2 दिन से घर से बाहर नहीं आया था। वो शिद्दत से इसकी वापसी की मुंतज़िर थी, ताकि जल्द अज जल्द इसे बात करने के बाद वापसी की तैयारी करे। मीर जवार की ज़ौजियत में रहने की खातिर इसे हर सूरत मीर के कहे पर अमल करना था, और शाह को भी हकीकत से आगाह करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मगर रात से अब तक ज़ाहिम शाह का कुछ अता पता नहीं था। इसे नैना से इस कदर बेइतनाई की उम्मीद नहीं थी, इसलिए दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। सुबह से रात होने को आई, मगर ना तो नैना को आना था
نہ وہ آئی۔ اس نے آج کے خاص دن کے لیے سبھی ضروری کام کل پر اٹھا رکھے تھے۔ وکسی کا گلاس ہاتھ میں تھامے یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے رات کا 1 بج گیا تھا، مگر اس کا انتظار اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال اس کے بے حد آف موڈ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا تھا اس کی اندرونی کھلن میں اضافہ ہوتا۔ بالآخر اس نے گلاس کو ایک ہی سانس میں ختم کیا اور نینا کو کال ملانے کے لیے موبائل کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ 2-4 بوتلیں گٹرگو پی کر بھی نہ بہکنے والا میر زوار کی نظریں چند گلاس میں ہی دھندلا رہی تھیں۔ خاصی دقت کے بعد موبائل سائڈ ٹیبل پر نظر آ گیا۔ موبائل ہاتھ میں تھامے ہوئے اس کے چہرے پر ایسا جلال تھا جیسے ہاتھ میں موبائل نہیں نینا کی گردن آ گئی ہو۔ تحریم کو ملازمہ سے زائم شاہ کی رات گئے روم میں موجودگی کی خبر ملی تھی تو اس نے چپل پاؤں میں اڑوستے ہوئے سرپٹ اس کے روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نے کھلے دروازے کے باہر کھڑے رہ کر کان لگائے۔ اندر موجود زائم شاہ غصیلی آواز میں فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ ہم نے کمپنی سے اس کے پارٹنرشپ ختم نہیں کی ہے، اس نے خود ایگزیکٹ کیا ہے۔ ہم اپنی سہولت سے اس کی رقم واپس دیں گے۔ اسے کہہ دو کمپنی لاس میں ہے، فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا، انتظار کرے۔ دوسری طرف سے انجانے کیا کہا گیا کہ شاہ بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے کیا سمجھا تھا پارٹنرشپ ختم کرے گا اور میں 50 کروڑ اسے پلیٹ میں سجا کر پیش کر دوں گا؟ ابھی اسے خوار ہونے دو، تمہیں بھی اس کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹال مٹول سے کام لیتے رہو۔ تحریم چند لمحے باہر کھڑی سنتی رہی، پھر دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی اور دربار سے ٹیک لگا کر اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ زائم شاہ نے اچھتی نظر اس پر ڈال کر فوراً ہی فون بند کر دیا۔ کیسی ہو؟ بہت دنوں بعد آئی ہو، گھر میں سب خیریت ہے؟ زائم شاہ نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے نرمی سے دریافت کیا۔ خیریت نہیں ہے، اسی لیے تم سے ملنے آئی ہوں۔ وہ یک ٹک کارپیٹ کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیوں، ایسا کیا ہو گیا؟ شاہ نے حیرانگی سے استفادہ کیا۔ شاہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور اروما کے ساتھ بہت برا کیا، اس کی سزا اب مجھے میر زوار کی صورت میں مل رہی ہے۔ وہ یکدم ہی دونوں ہاتھ باہم جوڑے سسک پڑی۔ پلیز رو مت اور کھل کر بتاؤ بات کیا ہے؟ شاہ کو اس کی باتوں نے الجھا دیا۔ اس رات جب تم میر ہاؤس آئے تھے اروما صوفے پر سوئی ہوئی تھی اور میر ریحان اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ سب میری پلاننگ تھی۔ میں نے اروما کو چائے میں سلیپنگ پلز مکس کی تھی جس کی وجہ سے وہ سو گئی اور میر ریحان کو لگا وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئی ہے، اور یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ تم مجھے پک کرنے آنے والے تھے۔ میں نے اروما کو تمہاری نظروں میں گرا کر تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی تھی، مگر سب الٹا ہوتا چلا گیا۔ تم نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے اروما سے دور ہونے کے بعد بھی اسی کے رہے۔ میں نے تو تم دونوں کی خوشیوں کو آگ لگا دی، پھر بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بے تحاشا رو رہی تھی۔ زائم شاہ کی زبان صدمے سے کنگ ہو گئی تھی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے سن رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ناامید ہونے کے بعد میں نے میر زوار کے رشتے پر حامی بھر لی اور وہ میری زندگی میں آ گئے، مگر میں نے درد بانٹے تھے، خوشیاں میرا نصیب کیسے بن جاتی۔ اروما نے میرے میر زوار کو شادی سے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا، انہوں نے میری خوشیوں کو اروما کی خوشیوں سے مشروط کر دیا ہے۔ وہ بولتے ہوئے سر جھکا گئی۔ زائم شاہ کا سکتہ ٹوٹا تو اس کی خاموشی میں چھپا طوفان بتھرا اٹھا۔ میں سمجھا تھا میری محبت میں تم جذباتی ہو گئی، میرے مسلسل انکار نے تمہیں ٹھیس پہنچائی، اس نے یہ تمہاری فضول حرکتوں کو بچپنا سمجھ کر بھلا دیا تھا، مگر تم نے تو میری اس سوچ کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ تم واقعی عورت ذات کے نام پر ایک بدنما داغ ہو۔ تم نے ایک لڑکی ہونے کے باوجود ایک دوسری لڑکی کے کردار کو میری نظروں میں داغدار کر دیا۔ تمہیں ایک بار بھی اس پر ترس نہیں آیا، اور آج بھی تم میرے پاس اس کے لیے نہیں آئی ہو۔ اب بھی اس انکشاف کے پیچھے تمہاری غرض چھپی ہے۔ میر زوار تمہاری عقل ٹھکانے نہیں لگاتا تو شاید تم زندگی بھر یہ سچ چھپائے رکھتی، میری اور اروما کی بے بسی سے خطے اٹھاتی۔ شاہ نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنڈوڑ ڈالا۔ اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں شوٹ کر ڈالوں گا۔ وہ انتہائی طیش کے عالم میں بولا تھا۔ تم جی بھر کر غصہ کرو، مجھے مارو، اپنے دل کی بھڑاس نکالو، زندگی بھر میری شکل مت دیکھنا، آخری دم تک مجھ سے نفرت کرنا، مگر خدا کے لیے اروما سے معافی مانگ لو، اسے شادی کر لو۔ تحریم اس کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ میری زندگی داؤ پر لگی ہے اور تم نے اروما سے شادی نہیں کی تو میر سائیں مجھے بھی اپنی زندگی سے نکال باہر کریں گے۔ میری خوشیوں کا دارومدار تمہارے فیصلے پر ہے، تم نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی کہاں ہے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ میں شریف النفس پر تہمتیں لگاتا رہا، اسے دھتکارتا رہا، وہ مجھے صفائیاں دیتی رہی اور میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ کس منہ سے اپنی کم عقلی کم ظرفی کا ظرف اعتراف کروں؟ شاہ کی پیشانی عرق آلود ہو گئی تھی۔
वो थके थके अंदाज में गोया हुआ लहजे का तमतराक कहीं दूर जा सोया था। मैं तुम्हारी तरफ से इसका दिल साफ़ करूँगी। मैं इसे बताऊँगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, असल कसूरवार मैं हूँ। वो इतनी अच्छी है कि फ़ौरन अपना दिल साफ़ कर लेगी। वो हमारी तरह कठोर नहीं है। तहरीम का लहजा पुरुमीद था। वो बहुत अच्छी है, मगर तुम बहुत बुरी हो। तुम बुराई की इंतहा पर हो और तुमने वो काम कर दिया है जो कोई अच्छी लड़की ख्वाब में भी करने का नहीं सोचेगी। अब तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो करना है मैं खुद अपनी समझ से कर लूँगा। शाह ने बेजारी से दोनों हाथ जोड़कर पेशानी से टकाए। तहरीम ने कुछ कहने के लिए बोलना चाहा, मगर शाह की हालत के पेश नज़र नदामत के आंसू आंखों में ही लिए कमरे से निकल आई थी। शाह इससे कितना ही बदगुमान क्यों ना सही, मगर इसे पूरे यकीन था कि इसके टूटते घर बचाने के लिए अरुमा को मनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। 10 बार ट्राई करने पर बिलाखिर दूसरी तरफ से कॉल अटेंड कर ली गई थी। वो शायद मुंतज़िर ही बैठी थी। तुम पूरा दिन मुझे इंतज़ार करवा कर मेरी बात ना मान कर क्या साबित करना चाहती हो? वो अखड़े लहजे में बोला। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती। वो धीरे से बोली। फिर मेरे पास क्यों नहीं आई? मैंने कहा भी था कि अगर नहीं आई तो मैं मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। इसके धाड़ने पर नैना की आंखों से बरसात शुरू हो गई। इसीलिए नहीं आई ताकि आप कभी मुड़कर ना आए। मैं आपसे दूर नहीं जा सकती, मगर आप मुझसे दूर चले जाएं। वो पुरनम लहजे में पुरनम आवाज़ में आहिस्तगी से बोल रही थी। तुम्हारे कहने से मैं दूर चला जाऊंगा, मगर तुमसे नहीं मिलोगी। तुम मुझसे नहीं मिलोगी, दूर भागोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो जले भुने अंदाज में तमस्खराना बोला था। निकाह के पाक रिश्ते में जुड़ने के बावजूद गुनाह की तरह मेल मुलाकातें करना मुझे मेरी नज़रों में ही गिरा देता है। कब तक ये खेल दुनिया वालों की नज़रों से छुपा रहेगा? कभी ना कभी तो मेरे घर वालों को खबर हो जाएगी, तब मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? मेरा हाल ऐसा है तो मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे लिए तो शौहर का घर भी मेरा नहीं है, तो मगर अब लगता है कि मेरा बाप के घर की बेपनाह गाह भी मुझसे छीन ली जाएगी। वो दबे दबे लहजे में से एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी। मेरे सामने अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना। तुमने सिर्फ दुनिया देखी है और मैं इस दुनिया को अपनी उंगलियों पर घुमाता हूँ। मुझे मत सही समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारा हाल मैंने लिखा है और मुस्तकबिल भी मैं ही लिखूंगा। तुम्हें आज की गलती बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है। मैंने अपने तमाम ज़रूरी काम छोड़कर दिन भर तुम्हारा इंतज़ार किया, पर तुमने अपनी अना के गरूर में मेरे इंतज़ार को खाक में मिला दिया। अब अपने रोना रो रही हो। तुमने एक रत्ती के बराबर भी मेरी परवाह की। तुम कैसी बदकिस्मत बीवी हो जिसे अपने शौहर की ख्वाहिश का एहतराम नहीं है। तुम सिर्फ अपने लिए जीना जानती हो। मैं कैसे भूल गया कि तुम वही हो जिसने मेरे दिल को खिलौना समझकर खेला था। तुम मेरे प्यार और तवज्जो के लायक ही नहीं हो। वो दांत बीचे उगरा रहा था। आपकी हर बात के जवाब में मेरा एक ही जवाब होगा। मुझे आपके साथ की तमन्ना नहीं रही। मैं इस खोखली मोहब्बत को बदनामी का दाग बनाकर अपने माथे पर नहीं सजाना चाहती। हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं, हमें भी जुदा हो जाना चाहिए। नैना की आवाज़ में दर्द था, बेबसी थी, इल्तिजा थी, मगर रायत नहीं थी। तुम्हारा हर रास्ता मुझ पर ही पहुँच कर ख़त्म होगा। अभी तुमने मुझे समझा ही कहाँ है। समझ जाती तो रास्ते अलग करने का ख्याल भी दिल में नहीं लाती, मगर वक़्त रहते तुम सब कुछ समझ जाओगी। इसने संजीदगी से कहते हुए बात समेट दी थी। फिर साइड टेबल पर पड़ी बेल पर पे दर हाथ मारा। साजिद बोतल के जिन की तरह पलके झपकते हुए हाजिर हो गया। साजिद, तुम्हारे साईं के कत्ल को इसके अंजाम तक कातिल को इसके अंजाम तक पहुंचाने का वक़्त आ गया है। इसके साथ क्या करना है ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। मुझसे ज़्यादा इस वक़्त का तुमने इंतज़ार किया है, इसलिए जैसे चाहो इसका बंदोबस्त कर दो, मगर इतना ख्याल रखना मौत भी चाहे तो इसे मोहलत ना दे सके। मीर जवार के लहजे में हद दर्जे सफाकी थी। आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा, मगर एक गुजारिश है कि आप गुस्सा न करें तो अर्ज़ करूं। साजिद इसकी तरफ झुककर राजदारी से बोला। मीर जवार ने तकिए पर सर रखकर खामोशी से आंखें मूंद लीं, जिसका मतलब था वो इसे बोलने की इजाज़त दे चुका है। आप कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। मैं यहाँ अपने तरीके से मामलात निपटा लूँगा, फिर आप आ जाइएगा। आप पर किसी का शक नहीं जाएगा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मैं पीछे कोई सबूत नहीं रहने दूंगा, मगर एहतियात ज़रूरी है। वो खुशामदी अंदाज में मीर जवार की पैंदी पर बैठकर इसके पाँव दबाने लगा। यार, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें जो करना है करो। मैं अब इसके बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं वो रास्ते अलग करना चाहती है।
میں یہاں رہ کر مخالفت سمیت جانے والی ہر راہ مٹا دوں گا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بڑبڑایا، اس کی آواز غنودگی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ساجد نے مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میر زوار پر ہلکی سی آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلی نہ کو ہاں میں نہیں بدل سکتا۔ اس لیے سر جھٹک کر تندہی سے اس کی ٹانگوں پر اپنے ہاتھوں کی حرکت تیز کر دی اور لاہے عمل سوچنے لگا۔ جاری ہے